317वां अध्याय गायब होती बस। हम शहर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, बस एक बार फिर एक शहर में दाखिल हुई। रोहित अनिश्चित था कि वह कौन सा शहर था। आखिरकार एशिया के लगभग हर शहर एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अपने अवलोकन से रोहित इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह एक सामान्य दुनिया थी, जिसके आसपास कुछ भी अजीबोगरीब नहीं था। अगर वे यहाँ रुक सकते तो निश्चित रूप से वे इस संकट से बच सकते थे। हालांकि बस के स्टॉप अप्रत्याशित थे, मानो किसी सनक द्वारा निर्धारित यादृच्छिक रूप से होते हों। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अभी भी मुझसे निपटने के बारे में सोच रहे हो? ललित ने देखा कि रोहित उसे घूर रहा था, जैसे कि उसके मन में कोई बुरा इरादा हो। रोहित ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मुझे मरने के कगार पर खड़े किसी व्यक्ति को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मरने का नाटक करने के भरोसे तुम 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाओगे, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं इस बार तुम्हें जाने देने की योजना बना रहा हूं। अगर किसी दिन तुम बस से जिंदा उतरने में कामयाब हो जाते हो, तो हम अपना हिसाब तब बराबर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी तुम पर वार किया था। तुम भाग्यशाली थे कि उस महिला ममीकृत लाश के हाथों से बच गए। इसलिए मैं अपने वादे निभाता हूं। मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। हाँ, बातें तो गए जाने से भी ज्यादा मीठी हैं। ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने मुझे पूरी तरह से समझ लिया है। ललित ने थोड़े उपहास के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे निपट नहीं सकते। बस की सवारी के लिए कुछ ऊर्जा बचाओ। सिर्फ एक हफ्ता जिंदा रहकर ही तुम इतने घमंडी हो गए। अपने अंतर्मन से पूछो, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम इस बार जिंदा बच पाते? रोहित का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया, और मैंने तुम्हें समझ लिया है। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? भले ही तुम जॉनी शिन से कुछ दिन पहले बस में चढ़े हो, मान लो कि तुम अपनी खुद की प्रेत आत्मा को 10 मिनट तक नियंत्रित कर सकते हो, तो क्यों न नीचे उतरकर मुकाबला करें। देखते हैं कि 10 मिनट के बाद किसकी प्रेत आत्मा पहले पुनर्जीवित होती है। ललित तुरंत पलटवार करना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और उसने उन्हें जबरदस्ती निगल लिया। वह वास्तव में इस जानलेवा मुकाबले के लिए हाँ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। स्थिति ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि यह व्यक्ति सिर्फ कोई नौसिखिया नहीं था, उसके पास कुछ खास था और अलौकिक घटनाओं से निपटने का व्यापक अनुभव था। एक हताश दिखने वाली स्थिति में उसने एक रास्ता खोज निकाला और तब तक जिद पकड़े रहा जब तक बस फिर से शुरू नहीं हो गई। हालांकि यह अपनी खुद की लाश का उपयोग करके महिला ममीकृत लाश को दबाने के लिए किया गया था, ये निर्विवाद था कि यह त्वरित सोच बहुत चतुर थी। ललित ने खुद कभी नहीं सोचा था कि केवल मरने का नाटक करने के बजाय अन्य प्रेत आत्माओं को सीमित करने के लिए अपनी खुद की लाश का उपयोग करना चाहिए। बचकाना, यह उस तरह का मुकाबला है जो बच्चे खेलते हैं, ललित ने अवमानना से कहा। ललित अपनी हीनता स्वीकार नहीं करेगा और उसने उपहास किया, निश्चिंत रहो, भले ही मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं तुम्हें परेशान करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आखिरकार तुम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेत दमनकर्ता हो और हम शायद किसी दिन फिर से टकराएंगे। इसके अलावा जब तक मैं बस से उतरूंगा तब तक तुम्हारी कब्र पर घास उगना शुरू हो चुकी होगी। तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूं कि तुम्हारी अल्पायु की शक्ल है। हालांकि तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं, तुम खुद को संयमित करना नहीं जानते। तुम निश्चित रूप से लंबे समय तक जिंदा नहीं रहने वाले। दूसरों के विपरीत ललित अपना अभिमान छोड़ सकता था। भले ही रोहित ने उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया हो, वह उस अपमान को निगल सकता था। अर्थहीन लड़ाई केवल उसकी जिंदगी बर्बाद करेगी, ये केवल मूर्ख ही करेंगे। वह ये गलती नहीं करेगा। अंत में तुम अभी भी डरे हुए हो, बहाने बना रहे हो, रोहित ने उसे घूरते हुए कहा। जो चाहो कहो, लेकिन इस बस में अगर तुम मुसीबत पैदा करने की कोशिश भी करते हो तो वह बेकार है। ललित ने उदासीनता के भाव से पलटवार किया। वह जानता था कि जैसे ही रोहित बस से उतरेगा, उनके फिर से मिलने की संभावना कम हो जाएगी। प्रेत दमनकर्ताओं की मृत्यु दर को देखते हुए यह अनिश्चित था कि क्या दोनों में से कोई भी इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा। कम से कम मेरे जाने के बाद मैं मुख्यालय से तुम्हें निकालने और तुम्हारे लिए वारंट जारी करने की व्यवस्था कर सकता हूं, रोहित ने दावा किया। रोहित ने अपनी नज़रें हटाईं और शांति से बोला, शायद मैं तुम्हें सीधे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कम से कम मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम फिर कभी सिर उठाकर नहीं चल पाओगे। तुम मेरे लिए वारंट जारी करना चाहते हो? मैं भूल गया था, तुम अंतर्राष्ट्रीय प्रेत दमनकर्ता संगठन से भी हो और वारंट जारी कर सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे निकालने की बात है, तुम्हारे पास शायद अधिकार नहीं है। संपर्क तोड़ना ज्यादा से ज्यादा लापता होने जैसा माना जाएगा। मुख्यालय शायद मेरे परिवार को सांत्वना भी दे और उन्हें एक निपटान शुल्क भी दे, ललित ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा शब्द ही प्रमाण है। वे मुझ पर विश्वास करेंगे।
इसके अलावा मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूं, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये सबसे बुरी चीज़ है जो तुम कर सकते थे। तुम जैसे लोगों से निपटना अलौकिक घटनाओं से भी ज्यादा प्राथमिकता है। साथ ही मैं मुख्यालय में कुछ लोगों को जानता हूं। रोहित ने पलटवार किया। ललित का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अगर रोहित अपनी बात पर सफल हो गया तो वह वास्तव में एक भगोड़ा बन सकता था। भगोड़ा बनना सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। सबसे बुरा यह है कि किसी दिन तुम्हारे बस से उतरने के बाद मैं 70 से 80 अंतर्राष्ट्रीय प्रेत दमनकर्ताओं को तुम्हारा इंतजार करवाऊंगा। जिस पल तुम दिखाई दोगे वे तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन के शिखर से सबसे निचले स्तर तक गिरने का अनुभव करवाएंगे। रोहित अचानक हंसा। तुम बहुत आगे जा रहे हो। ललित अब शांत नहीं रह सका, क्योंकि वह जानता था कि रोहित की बातें बहुत हद तक सच हो सकती हैं। माफ करना, युवा लोग बस वही करना पसंद करते हैं जो वे चाहते हैं। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खुद ही बस से उतरने का कोई रास्ता ढूंढो। मुख्यालय जाकर इसे स्पष्ट करो। शायद अगर तुम अपनी बात रखते हो तो मेरे लिए काम न करे। रोहित ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल मुझे बस से उतरने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकते हो? ना समझ। और तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। तुम अभी भी बस में हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह आज रुकेगी। देखते हैं कि तुम कुछ और रातों को कैसे संभालते हो। देखते हैं कि क्या तुम फिर से ऐसी बातें करने की हिम्मत करते हो। ललित ने अपने दिल में रोहित को कोसा, कामना की कि वह उसी दिन अचानक मर जाए। उसने पहले कभी ऐसे बेशर्म लोग नहीं देखे थे। फिर भी जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बस अचानक ब्रेक लगाती है और एक स्टेशन प्लेटफॉर्म के सामने रुक जाती है। धमाका टिल्डा। उसी क्षण बस का दरवाज़ा खुल गया। समय 7:30 बजे दिखा रहा था। भले ही कुछ देर हो चुकी थी, कम से कम बस रुक गई थी और उसके दरवाजे खुल गए थे। निराश, बस रुक गई है और मैं अब जा सकता हूँ। रोहित खड़ा हुआ, एक हल्की मुस्कान दिखाते हुए। ललित का भाव और भी बदसूरत हो गया। इस आदमी को प्रेत आत्मा के पुनरुत्थान का जोखिम नहीं था। जब तक कि वह इस तरह के सुरक्षित पल का इंतजार करके निकल जाए, उस पर कोई बंधन नहीं था। लेकिन ललित वैसा नहीं था। हालांकि वह बस छोड़ सकता था, छोड़ने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह उसी बस को फिर से ढूंढ पाएगा और उस पर सफलतापूर्वक चढ़ पाएगा। इसलिए जब तक उनकी अपनी स्थिति हल नहीं हो जाती, वे नहीं उतरेंगे। जॉनी शिन, ये देखते हुए कि तुमने संदेश दिया, अगर तुम्हें एक छोटी सी मदद की ज़रूरत है तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। रोहित दरवाजे तक चला गया और पीछे मुड़कर कहा। जॉनी शिन ने एक पल सोचा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो मेरे परिवार को कुछ पैसे भेज देना, इसे मेरी तरफ से कर्ज मानना। साथ ही उन्हें बता देना कि मैं ठीक हूँ। कर्ज के बारे में भूल जाओ, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसा है। बस मेरे परिवार को बता देना कि मैं सुरक्षित हूँ, कोई भी बहाना ढूंढ लेना। तुम अंतर्राष्ट्रीय प्रेत दमनकर्ता संगठन के साथ हो, तुम्हें मेरी फाइल तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बौद्ध अकादमी से जॉनी शिन, ये जानकारी तुम्हारे लिए काफ़ी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा, निश्चिंत रहो। अगर तुम्हें मौका मिले तो मेरे लिए इस ललित को बस में मारने का कोई तरीका ढूंढना। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को 50 मिलियन भेजूंगा। रोहित ने कहा। रोहित, अब बहुत हो गया। ललित धीरे से गरजा। ये वास्तव में उसके बस से बाहर था। रोहित उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने, उसे एक वांछित अपराधी बनाने पर तुला हुआ था और यहाँ वह उनमें मुसीबतें पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद रोहित उसे पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेत दमनकर्ताओं का एक समूह लाएगा। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए इतना प्रतिशोधी दिल। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। रोहित ने अपना हाथ हिलाया, ललित से और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई और बस से उतर गया। लेकिन जैसे ही वह उतरा, उसने अचानक यात्रियों की भीड़ को बस के सामने के दरवाजे पर चढ़ने के लिए कतार में देखा। क्या इन लोगों को मरने का डर नहीं है? रोहित ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, ये बस प्रेतवाधित है। एक बार जब तुम इस पर चढ़ जाते हो तो उतरना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से जल्दी दूर हो जाओ। प्रेतवाधित? जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। बस में चढ़ने वाले यात्रियों ने रोहित को देखा, सोचा कि वह एक पागल है और उससे दूरी बनाए रखने का फैसला किया। अपनी चेतावनी को बेकार देखकर रोहित ने चेतावनी शॉट चलाकर उन्हें जबरदस्ती तितर बितर करने की तैयारी की। लेकिन जब वह मुड़ा तो वह ये देखकर चौंक गया कि जिस बस से वह अभी अभी उतरा था वह नहीं थी जिससे वह उतरा था। बस में पहले से ही अच्छी संख्या में यात्री बैठे थे और पीछे के दो लोग ललित और जॉनी शिन नहीं थे। जबकि बस का आकार लगभग समान था, मॉडल नहीं था। भयानक प्रेत कार गायब हो गई थी। ये कब चली गई? रोहित का दिल ठंडा पड़ गया।
प्रेत कार पलक झपकते ही गायब हो गई थी और उसने इतनी करीब से भी ध्यान नहीं दिया था। अपने पीछे की बस को देर तक देखने और यह पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में प्रेत कार नहीं थी, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि वे आसानी से बस से नहीं उतरते थे। अगर वे मेरी तरह समाप्त होते, वापस चढ़ने में असमर्थ, तो वे जल्द ही भयंकर प्रेत आत्मा के पुनरुत्थान से मर जाते। ऐसा लगता है कि उस प्रेतकार पर चढ़ना सिर्फ चाहने की बात नहीं है, ये भाग्य की बात है, रोहित ने सोचा। उसकी नज़रें झिलमिला रही थीं। अनिश्चित था कि प्रेतकार के अस्तित्व के बारे में जानना भाग्य की बात थी या दुर्भाग्य की। 318वां अध्याय एक्स फाइलें। हालांकि वह बस में केवल 12 घंटे ही रुका था, लेकिन आधे दिन के अनुभव खतरनाक और भयावह थे। फिर भी उन्होंने कई पहेलियां और रहस्य जोड़ दिए। प्रेतकार, ये वास्तव में क्या है? एक वाहन जो प्रेत आत्माओं को ले जा सकता है। और वे स्टॉप, वे कौन सी जगहें थीं? प्रेत क्षेत्र, ये पूरी तरह से सही नहीं लग रहा था। वह अंतहीन कब्रिस्तान क्या था? इंजन बंद होने के बाद और बस से उतरने से पहले वह रोती कब्र की प्रेत आत्मा, सूखी लाश की दुल्हन और वह दुष्स्वप्न कहाँ गए? जितना अधिक मैं संपर्क में आता हूँ, उतना ही मुझे एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी रहस्यमय और डरावनी है। अगर मैं उस समय बस छोड़ देता तो शायद मैं और अधिक खोज कर पाता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं उस शापित जगह पर मर जाता। रोहित सड़क पर चलते हुए विचारात्मक रूप से सोचा। उसने मुख्य मार्ग पर तेजी से गुजर रहे लोगों को थोड़ा ऊपर देखा। वे पहले की तरह ही जीना जारी रखे हुए थे। अगर काम का समय था तो काम कर रहे थे और अगर स्कूल का समय था तो स्कूल जा रहे थे। सब कुछ असाधारण रूप से सामान्य था, जैसे कि असामान्य घटनाएं उनसे पूरी तरह से असंबंधित थीं। रोहित ने एक से अधिक बार सोचा था कि अज्ञानता एक आशीर्वाद है, कम से कम जब तक वे असामान्य घटनाओं का सामना नहीं करते, वे एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जी सकते हैं। जल्द ही उसके विचार लौट आए। अब उसे प्रेतकार की घटना द्वारा प्रकट की गई जानकारी और मूल्य पर विचार करना था। एक बस जो भयंकर प्रेत आत्माओं के पुनरुत्थान को दबाने में सक्षम है। प्रेत आत्माओं को वश में करने वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। एकमात्र कठिनाई ये थी कि ज़रूरत पड़ने पर समय पर उस पर चढ़ने के लिए बस का पता कैसे लगाया जाए। ललित का फ़ोन अभी भी बस में खोया हुआ है और उसके सिग्नल का उपयोग प्रेतकार के स्थान का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि वैश्विक स्थिति प्रणाली केवल मुख्यालय में उपलब्ध है, ये गोपनीय है। दूसरे शब्दों में, प्रेतकार को ढूंढना मुख्यालय पर निर्भर करता है। रोहित ने आंतरिक रूप से योजना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जॉनी शिन से मिली खुफिया जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, उसने सोचा। एक पल के विचार के बाद उसे लगा कि वह इस असामान्य घटना से सबसे तात्कालिक लाभ सीधे नहीं उठा सकता है और केवल इसे एक अमूर्त श्रेय के लिए ही बदल सकता है। भूल जाओ, इसे स्वैच्छिक कार्य मानो। रोहित ने इस पर विचार किया और वैसे भी अपने संचार अधिकारी से संपर्क करने का फैसला किया। यह मैं हूँ, रोहित। लाइन पर पूनम नहीं थी, बल्कि एक आकर्षक आवाज़ वाली नई संचार अधिकारी यामिनी थी। नमस्ते, मैं संचार अधिकारी हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? यामिनी की आवाज़ थोड़ी धीमी थी, पिछली बार रोहित द्वारा डांटे जाने से अभी भी परेशान लग रही थी। वह अब पहले की तरह कोमल लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। चलते हुए रोहित ने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और है? मुझे तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना है। नहीं, मेरे आसपास कोई सहकर्मी नहीं है, यामिनी ने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी नौकरी का सम्मान करोगे। मैं सिर्फ तुम्हारी संचार अधिकारी हूँ, न कि कोई जिस पर तुम अपना गुस्सा निकालो। अगर तुम्हें अपनी निराशा निकालने के लिए किसी की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें एक एजेंट ढूंढ सकती हूँ जो कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ है, और वे तुम्हें कुछ लड़कियों से मिलवा सकते हैं जो तुम्हारे स्वाद के अनुरूप हो सकती हैं। रोहित ने उसके शब्दों को नज़रअंदाज किया और बस इतना कहा, एक नई फाइल स्थापित करने की तैयारी करो। कोडनेम प्रेतकार, असामान्य घटना स्तर एक्स। स्तर एक्स, सभी फाइलें सी से एस स्तर तक होती हैं, कभी कोई एक्स स्तर नहीं रहा है, यामिनी ने कहा। अगर तुम्हें प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं है तो मैं इसे फिर से समझा सकती हूँ। ये सुनकर मुझे तुम्हारी पहचान के साथ साथ तुम्हारे व्यावसायिकता पर भी संदेह होने लगा है, रोहित ने ठंडेपन से कहा। मेरे पास अभी तुम्हारे साथ टालमटोल करने का समय नहीं है, बस ईमानदारी से फाइल बनाओ। अगर तुम ऐसा करने के स्तर पर नहीं हो तो फ़ोन पर खुद को शर्मिंदा मत करो। मैं आदेश देता हूँ, तुम इसे करो। अगर यह नहीं किया जा सकता है तो किसी और को ढूंढो। एक्स स्तर की फाइलें, उसने अपने अधिकार के उन्नत होने के बाद उनके अस्तित्व के बारे में जाना, रहस्यमय और अप्रभाषित असामान्य अभिलेखागार से संबंधित हैं। नुकसान की डिग्री निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस क्षण संचार कक्ष में यामिनी थोड़ी हैरान थी।
रोहित के बारे में उसकी 3 धारणाएं थीं। पहला, उसके बायोडेटा से वह जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल का सीनियर है जो निपटने में आसान युवा व्यक्ति जैसा लगता है। दूसरा प्रभाव जयपुर शहर की अस्तरीय अलौकिक घटना के समाधान से आया। उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति अत्यंत धार्मिक और प्रशंसनीय था। तीसरा प्रभाव पिछली फ़ोन कॉल से आया, जहां उसने सोचा कि रोहित एक सच्चे हारे हुए व्यक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अब इस लगभग स्पष्ट और उदासीन लहजे को सुनकर यामिनी अंदर से कांपने लगी, एक पूर्ण प्रभुत्व और एक अकथनीय आतंक महसूस कर रही थी। कल्पना किए गए आत्मा दमनकर्ताओं की तुलना में अधिक भयावह। ठीक है, मैं पहले से ही एक नई फाइल स्थापित करने के लिए तैयार हूँ, कृपया आगे बढ़ें। यामिनी ने अपनी भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया, जल्दी से आशुलिपि लेना शुरू कर दिया और फ़ोन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अलीपुर शहर की प्रेतकार घटना। मैं पिछली शाम लगभग 6 बजे बस में चढ़ा था। कुल मिलाकर 20 से अधिक यात्री थे। रोहित ने अपने अनुभव को बताना शुरू कर दिया। पहला स्टॉप एक अस्थायी था। सड़क के किनारे केवल परित्यक्त खेत थे जिसके बीच में एक कब्र का टीला था। टीले के सामने एक प्रेत आत्मा घुटनों के बल रो रही थी। मैंने इसे कोड नाम दिया है, रोती कब्र की प्रेत आत्मा, आतंक स्तरे। जॉनी शिन, ललित और मेरे अलावा सभी यात्री बस से उतर गए, कम से कम 20 लोग। उद्धरण चिन्ह ... रोती कब्र की प्रेत आत्मा के हमले की पहली लहर के दौरान उतरने वालों में से केवल 3 ही बचे, बाकी सब मर गए। इससे साबित हुआ कि प्रेत कार के अंदर रहना अस्थायी रूप से सुरक्षित था, क्योंकि 3 साधारण लोग सफलतापूर्वक बस में वापस आ गए थे। रोहित की रिपोर्ट सुनते हुए यामिनी, जो दूसरी रोती कब्र की प्रेत आत्मा फाइल स्थापित कर रही थी, ने अपने दिल में एक अकथनीय ठंडक महसूस की। 20 से अधिक लोग उतरे और 5 मिनट से भी कम समय में केवल 3 ही बस में जिंदा वापस आ पाए। बाकी सब प्रेत आत्मा द्वारा मारे गए। रोहित ने आगे कहा, दूसरा स्टॉप भी एक उजाड़ पहाड़ था। बस जंगल के पास एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे खड़ी थी। उजाड़ रास्ते का अनुसरण करते हुए कोई जंगल के बीच में एक पुराना लकड़ी का घर देख सकता था, जिसके सामने 2 लालटेन लटकी हुई थीं। वह प्रेत आत्मा बस में चढ़ गई। यह एक लाल किपा और एक लाल हेडस्कार्फ पहने हुए एक महिला प्रेत आत्मा थी, लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं हो सका कि यह एक महिला प्रेत आत्मा थी, क्योंकि उसके उजागर हाथ एक सूखी लाश के गहरे भूरे रंग के लग रहे थे। मैंने इसे कोड नाम दिया है, सूखी लाश की दुल्हन। केवल खतरे की डिग्री के मामले में इसे अस्थायी रूप से स्तर सी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन यह आत्मा दमनकर्ताओं के लिए बेहद खतरनाक है, जिस पर प्रेत आत्माओं को बुलाने का संदेह है। इस स्टॉप पर कोई नहीं मरा। बस तीसरे स्टॉप पर पहुंची, एक पास का चौराहा जो अंधेरे में डूबा हुआ था। बस रुक गई और उसके दरवाजे खुल गए। एक प्रेत आत्मा चढ़ गई, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा और इसलिए एक फाइल स्थापित नहीं कर सका। अज्ञात। बस में एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले था जो यात्रियों की संख्या 4 दिखा रहा था। ये दर्शाता है कि अंदर 4 प्रेत आत्माएं थीं। भोर में बस रुक गई और सभी को उतरना पड़ा। 4 प्रेत आत्माओं में से 3 एक के बाद एक उतर गईं। रोती कब्र की प्रेत आत्मा, सूखी लाश की दुल्हन और अनदेखी प्रेत आत्मा। उद्धरण चिन्ह ... सुबह 7:30 बजे मैं उतर गया। जिस क्षण मैं बस से उतरा, प्रेत कार गायब हो गई। मैं प्रेत कार से बाहर निकल गया था। ये स्थिति है। फाइल निर्माता, प्रेत नेत्र रोहित। रोहित ने अपना आखिरी वाक्य समाप्त करने के बाद पूछा, क्या बस इतना ही है? हाँ, ये हो गया है। यामिनी की आवाज़ फ़ोन से आई, जिसमें सदमा और एक अकथनीय डर था। एक बस, 4 प्रेत आत्माएं चढ़ीं, एक रुक गई, सभी और प्रेत आत्माएं सभी उतर गए। 10 मिनट बाद प्रेत कार फिर से शुरू हुई। हालांकि विस्तृत नहीं, कोई कल्पना कर सकता है कि उस समय क्या हुआ होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। केवल कहानी को पहली बार सुनना ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी है। रोहित का तो कहना ही क्या, जो घटनाओं के बीच में था। अब जब फाइल स्थापित हो गई है, तो मेरे लिए उस बौद्ध अकादमी के छात्र जॉनी शिन की जांच करो, रोहित ने कहा। जल्द ही। कंप्यूटर के माध्यम से यामिनी ने जॉनी शिन की जानकारी का पता लगाया, मिल गया। जॉनी शिन, पुरुष, जन्म 2 मार्च 1990 को, मूल स्थान। वे विवरण मत पढ़ो, मुझे उस जानकारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके परिवार का पता लगाओ, उन्हें बताओ कि जॉनी शिन सुरक्षित है, खुद ही एक कारण बनाओ। साथ ही उन्हें 10 मिलियन भेजने के लिए एक वैध बहाना ढूंढो। ये राशि मेरे वेतन से काटो, रोहित ने कहा। लेकिन तुम्हारा वेतन केवल 1 मिलियन है और यह वार्षिक वेतन है। इसके अलावा इसका भुगतान स्थानीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। यामिनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम सिर्फ एक ऑपरेटर हो, अपना काम करो और बाकी की चिंता मत करो। अरविंद इसका ध्यान रखेगा। इसके अलावा मेरे हाथ में यह फाइल कम से कम 100 बिलियन के लायक है।
अगर हम वास्तव में गणित करते हैं तो मुख्यालय ज्यादा कमा रहा है, रोहित ने शांति से कहा। इसके अलावा किसी को ललित के उपग्रह स्थित फोन को ट्रैक करवाओ, ये प्रेत कार पर है। उस ललित के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी करो, रोहित ने आदेश दिया। यामिनी ने कहा, ललित के लिए वारंट जारी करना? क्यों? उसने मुझे प्रेत कार पर बर्बाद करने की कोशिश की। क्या वह कारण काफी अच्छा है? रोहित ने जवाब दिया। एक सेवारत स्टाफ सदस्य को शामिल करने के लिए मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और वह आमतौर पर प्राप्त करना कठिन होता है, यामिनी ने कहा। अनुमोदन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस इसकी रिपोर्ट करो। बस इतना ही, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत करो, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ, रोहित ने कहा। मैं इन मामलों को संभाल लूंगी, यामिनी ने जवाब दिया। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बस फोन काट दिया। अध्याय 319 5 वाक्य। 5 दिन बाद रोहित जयपुर शहर लौट आया। इतना समय लगने का कारण ये था कि वह एक उत्तरी शहर में ट्रेन से उतरा था और चूंकि जयपुर शहर की दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए प्रेत क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करने पर भी यात्रा काफी लंबी थी। अपने बारे में कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की संख्या को संरक्षित करने का फैसला किया और ईमानदारी से ट्रेन से यात्रा करने का विकल्प चुना। इन दिनों के दौरान रोहित खाली नहीं बैठा था, वह जमाल से डिकोड किए गए 5 वाक्यों को देख रहा था। 1. तुम कौन हो? 2. मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। 3. शापित मंत्रिमंडल, मेरी चीजें मुझे वापस दो। 4. मुझे बताओ कि प्रेत आत्मा कहाँ है। 5. मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। 5 वाक्य, बहुत सरल। पहला एक सवाल था जो प्रेत मंत्रिमंडल के मूल मालिक द्वारा कुछ पूछने जैसा लग रहा था। दूसरा बयान ऐसा लग रहा था कि एक लेनदेन का प्रयास किया गया था और मूल मालिक एक गंभीर स्थिति में था, कोई भी मूल्यवान चीज देने में असमर्थ था। तीसरा वाक्य महत्वपूर्ण था, शापित मंत्रिमंडल, मेरी चीजें मुझे वापस दो। ये संकेत देता है कि प्रेत मंत्रिमंडल ने अपने मूल मालिक से कुछ ले लिया था जो पछतावे से भरा था। लेकिन इस वाक्य से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि मूल मालिक ने प्रेत मंत्रिमंडल के कुछ रहस्यों का पता लगा लिया था, अन्यथा ऐसे शब्द नहीं लिखे गए होते। चौथा वाक्य मदद के लिए एक गुहार थी। मूल मालिक एक विशिष्ट प्रेत आत्मा की तलाश में लग रहा था। जहां तक 5वें वाक्य की बात है, समय को देखते हुए ये सब अनुभव करने के बाद मूल मालिक की निराशा की घोषणा प्रतीत होती है, जिसने सब कुछ छोड़ने और विवादों से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि 5वां वाक्य अजीब था, अगर वह छोड़ना चाहता था तो पिंकू ये सवाल क्यों लिखता जो किसी चीज के बारे में पूछ रहा था। यह विरोधाभासी था। हालांकि इन वाक्यों का विश्लेषण करते हुए ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था कि प्रेत मंत्रिमंडल के मूल मालिक ने वास्तव में इसका उपयोग केवल 4 बार किया था। और जहां तक मंत्रिमंडल की क्षमता का सवाल है, रोहित को लगा कि यह अजीब तरह से मानव त्वचा के कागज जैसा दिखता है जो किसी प्रकार की मदद की पेशकश करता है, फिर भी एक कीमत की लागत पर। हालांकि इसकी क्षमता मानव त्वचा के कागज के समान हो सकती है, वे 2 अलग अलग श्रेणियों से संबंधित हैं। मानव त्वचा का कागज एक विशेष अस्तित्व लगता है जो सब कुछ जानता है, एक खतरनाक योजना को आश्रय देता है और यह मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन प्रेत मंत्रिमंडल एक असमान व्यापार जैसा लगता है। असंतुलन के बावजूद प्रेत मंत्रिमंडल व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ प्रतीत नहीं होता, रोहित ने खुद से सोचा। अगर प्रेत मंत्रिमंडल हानिकारक होता तो इसने बहुत पहले ही चीन गणराज्य काल के पुराने निवास में हंगामा मचा दिया होता, ये 100 साल तक शांत नहीं रहता। फिर भी मूल मालिक को स्पष्ट रूप से प्रेत मंत्रिमंडल पर भरोसा नहीं था, अन्यथा वह ऐसी चेतावनी वाक्यांश नहीं छोड़ता और इसे एक गुप्त कमरे में बंद नहीं करता, पीतल का दरवाजा नहीं बनाता और कोई जंजीर नहीं छोड़ता। ये व्यवस्थाएं एक अमूर्त चेतावनी थीं। उन्होंने प्रेत मंत्रिमंडल के संबंध में मूल मालिक की सावधानियों और भय का प्रतिनिधित्व किया। शायद मूल मालिक ने अपने जीवन काल में प्रेत मंत्रिमंडल की संपूर्णता को कभी पूरी तरह से नहीं समझा और केवल इसके कुछ सीमित पहलुओं का पता लगाया, इसलिए उसने इन समस्याओं को भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ने का फैसला किया। जो लोग गुप्त कमरे में प्रवेश करेंगे और प्रेत मंत्रिमंडल के संपर्क में आएंगे वे खुद ही खोज करने का विकल्प चुन सकते थे। या शायद उसने प्रेत मंत्रिमंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं छोड़ने का विकल्प चुना क्योंकि वह बहस कर रहा था कि क्या रहस्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। रोहित ने एक प्रेत नियंत्रक के रूप में मूल मालिक के विचारों पर विचार किया। वह समझ सकता था कि प्रेत मंत्रिमंडल का मूल मालिक क्यों सभी जानकारी मिटाना चाहता था, लेकिन फिर भी वस्तु को पीछे छोड़ने का विकल्प चुना। ये हिचकिचाहट और संघर्ष था।
वह नहीं चाहता था कि भविष्य की पीढ़ियों द्वारा वस्तु का दुरुपयोग किया जाए, फिर भी वह मरने के बाद इसे दफन नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ वस्तुएं वास्तव में भविष्य के लोगों के लिए बहुत सहायक हो सकती थीं। ठीक प्रेत दर्पण की तरह, रोहित सिर रहित प्रेत छाया को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब रहा था, जिससे प्रेत की पुनरुत्थान की समस्या हल हो गई थी। बेशक ये सभी व्यवस्थाएं एक आधार पर टिकी थीं। वह ये है कि चीन गणराज्य काल के प्रेत नियंत्रक को एक पूर्व सूचना थी कि प्रेत किसी बिंदु पर भविष्य में पुनर्जीवित होगा। अगर मैं इस तरह परिकल्पना करता हूं तो समस्या शुरुआत में वापस आ गई लगती है, अभी भी इन सभी अज्ञात मूलों से जुड़ी हुई है। होन्फा मंदिर के ताबूत की कीलें, चीन गणराज्य काल के पुराने निवास और प्रेत कार जिससे मैं कुछ दिन पहले मिला था, ये सभी अदृश्य सुरागों की तरह हैं। जब ये सुराग एक साथ आते हैं तो वे एक भयानक सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं। उत्तर अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में छिपा है। अलौकिक घटनाओं में वृद्धि के साथ ये सब धीरे धीरे सामने आएगा। मैं अतीत के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता या भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसलिए मैं बस वर्तमान की देखभाल करूंगा। रोहित को लगा कि जब तक उसके पास समय है तब तक प्रेत मंत्रिमंडल का अधिक अध्ययन करना सबसे अच्छा है। उसे विश्वास था कि यह बहुत उपयोगी हो सकता है। जहां तक मानव त्वचा के कागज का सवाल है, उसे धीरे धीरे उस पर अपनी निर्भरता से मुक्त होना होगा। जब तक वह एक विकट स्थिति में नहीं था, रोहित लापरवाही से इसका उपयोग नहीं करेगा। इसे 10,000 मीटर भूमिगत दफन रखना पसंद करेगा, सुरक्षित और अन्य मामलों के बारे में चिंतित नहीं। रोहित, प्रेत नियंत्रक, तुम आखिरकार जयपुर शहर लौट आए हो। मुझे संदेश मिला कि तुम स्टेशन पर आ गए हो और तुरंत दौड़ पड़ा। चिराग, जयपुर शहर में रोहित के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदार कप्तान ने कहा, जैसा कि वह रोहित के आगमन पर अपने कुछ अधीनस्थों के साथ इंतजार कर रहा था। चिराग, टीम के कप्तान को इतनी जल्दी क्या ले आया? मुझे यह मत बताना कि पिछले कुछ दिनों में जयपुर शहर में कोई नई असामान्य घटना हुई है जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। रोहित का दिल उसे देखकर डूब गया, डर गया कि स्थानीय रूप से और परेशानी खड़ी हो गई है। चिराग ने उसे चुप कराया, आसपास के लोगों को देखते हुए, वास्तव में थोड़ी समस्या है, लेकिन कृपया प्रेत नियंत्रक रोहित, पहले कार में बैठो। हम रास्ते में इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे गुवानजियांग आवासीय परिसर वापस ले चलो। मुझे स्नान करना है और एक दिन के लिए आराम करना है। अगर कुछ करना है तो ये कल तक इंतजार कर सकता है, रोहित ने कहा। जैसे ही वह कार में बैठा, जैसे ही वाहन चलने लगा, चिराग ने एक दस्तावेज निकाला और शुरू किया। पिछले हफ्ते रोहित, प्रेत ऑपरेटर को शांगतोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की जांच करनी थी। कुछ दिन पहले मैंने तलाशी वारंट प्राप्त किया। जब तक तुम सहमत हो, हम किसी भी समय शांगतोंग टावर की जांच शुरू कर सकते हैं। अच्छा है, लगता है कि प्रेत नेत्र रोहित के रूप में मेरी प्रतिष्ठा अभी भी कुछ लायक है। रोहित ने अनुमोदन में सिर हिलाया। ये शांगतोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड विदेशी ताकतों का एक गढ़ है जिसमें कई भाड़े के सैनिक उनके अधीन काम करते हैं। रोहित पहले भी कई बार हमलों का सामना कर चुका था, ये सभी इस कंपनी के ग्राहकों द्वारा कमीशन किए गए थे। अब जयपुर शहर को परेशान करने वाले इस कैंसर को खत्म करने का समय आ गया था। इसके अतिरिक्त यह उच्च अधिकारियों से कुछ है जो मुझे तुम्हें सौंपना है। चिराग ने एक और बक्सा सौंपते हुए कहा। इसे खोलते हुए रोहित को एक सुनहरा बक्सा मिला जिसमें एक लाल मोमबत्ती थी जो ऐसे लग रही थी जैसे ताज़े खून से संघनित हुई हो, जो एक अशुभ और अपशकुन आभा का उत्सर्जन कर रही थी। प्रेत मोमबत्ती। ये लाल प्रेत मोमबत्ती अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी और वर्तमान में यह विशेष वस्तु होनी चाहिए थी, खासकर अलौकिक घटनाओं से निपटने में महत्वपूर्ण, व्यावहारिक रूप से एक प्रेत ऑपरेटर के लिए दूसरा जीवन। ये तेज था, उसने टिप्पणी की। सामग्री की पुष्टि करने के बाद रोहित ने बक्से को एक तरफ रख दिया। लेकिन अरूप गुप्ता, अभी भी मेरा एक बकाया है। मुझे आश्चर्य है कि यह कब निपटाया जाएगा। मुझे उच्च अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है। साथ ही 500 किलोग्राम सोने का कोटा गुवानजियांग आवासीय परिसर में पहुंचा दिया गया है। अभी रोहित की वित्त प्रबंधक आलिया ने इसकी रसीद ले ली है, लेकिन इस वस्तु की अनूठी प्रकृति के कारण मुझे इसे जल्द से जल्द व्यक्तिगत रूप से तुम्हें सौंपना होगा। चिराग ने कहा, सब कुछ व्यावसायिक और बहुत अर्नेस्ट। यह उचित ही था। रोहित के साथ उसके सहयोग को देखते हुए इसे उचित सावधानी के साथ संभालना पड़ा। ये जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए बहुत महत्व का मामला था और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मैं कर्ज के बारे में पूछताछ करूंगा और मैं पहले से ही सोने के कोटे से अवगत हूं। क्या हाल ही में जयपुर शहर में कोई घटना हुई है? रोहित ने पूछा। सब कुछ सामान्य है, बचाव कार्य भी खत्म हो रहा है।
तुम किसी भी समय जयपुर शहर की सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए एक अस्थायी कार्य बल का गठन कर सकते हो, चिराग ने रिपोर्ट दी। चलो अभी के लिए एक अस्थायी कार्य बल के गठन को रोकते हैं। बस सुनिश्चित करें कि खुफिया काम अच्छी तरह से किया गया है। अगर कोई समस्या है तो मुझसे सीधे संपर्क करें, मैं जिम्मेदारी लूंगा, रोहित ने कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम सब पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत बार घूम रहा हूं, इसलिए एक टीम स्थापित करने का ज्यादा महत्व नहीं है, उसने जोड़ा। वह संगठन के मुख्यालय में पूरी तरह से एकीकृत होने के इच्छुक नहीं था। ऐसा करने से कुछ गतिविधियों में बाधा आएगी, और हालांकि इसका मतलब कुछ शक्ति खोना था, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह उसके पीछे नहीं था। ठीक है, फिर जो कुछ भी आता है मैं तुम्हें परेशान करूंगा, चिराग ने कहा। रोहित ने जोड़ा, मैं व्यक्तिगत दौरा करूंगा, बस मुझे बताओ कि तुम कब तैयार हो। जब वे बात कर रहे थे उसका उपग्रह पता लगाने योग्य फोन बजा। मुझे माफ करना, मुझे ये कॉल लेनी होगी। रोहित, मैं हूँ, पिंकू। इस बार यह पूनम नहीं थी, नहीं नई ऑपरेटर यामिनी, बल्कि पिंकू संपर्क कर रहा था। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित अलौकिक घटना अभिलेखागार की समीक्षा की है और उन्हें पुनर्गठित किया है। अलौकिक घटनाओं के स्तरों की परिभाषा में थोड़ा समायोजन किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, पिंकू ने कहा। चर्चा के बाद हमने रोती कब्र की प्रेत आत्मा को क्लास बी, सूखी लाश की दुल्हन को क्लास सी के रूप में वर्गीकृत किया है, और प्रेत कार फाइल को गुप्त रूप से संग्रहित और स्थानांतरित कर दिया गया है। तुमने इस बार अच्छा किया। प्रोफेसर अरूप गुप्ता इस कार में विशेष रूप से रुचि रखते हैं। सुनने के बाद रोहित ने जवाब दिया, मुझे स्तरों की परिभाषाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं अभी के लिए प्रेत कार के साथ और निपटना नहीं चाहता। बस इसे अपने अनुसार संभालो। जो भी जानकारी साझा करने की ज़रूरत थी वह तुम्हें पहले ही दी जा चुकी है। ये सुनकर अच्छा लगा। साथ ही तुमने जिस मामले का अनुरोध किया था उसे मंजूरी दे दी गई है। ऐसा लगा जैसे पिंकू ने रोहित को नहीं सुना जब उसने कहा कि वह इसे संभालेगा। ऐसे अभिनय किया जैसे वह नहीं जानता और जारी रखा, तुम नए ऑपरेटर से संतुष्ट हो, है ना? मुझे आखिरकार इसकी आदत हो जाएगी, रोहित ने जवाब दिया। क्या तुम जल्द ही यात्रा पर जाने में दिलचस्पी रखते हो? पिंकू ने पूछा। नहीं, रोहित ने संक्षिप्त रूप से कहा और फिर कॉल समाप्त कर दी। एक यात्रा? क्या ये सिर्फ किसी शहर के नेता के लिए गड़बड़ी साफ करने के लिए नहीं था? वह प्रेतकार से लगभग अपनी जान गंवा चुका था और कुछ ही दिन हुए थे। यहाँ तक कि अगर कोई खुद को फांसी देने वाला था तब भी वे पहले अपनी सांस पकड़ना चाहेंगे। क्या उन्हें वास्तव में लगा कि वह एक रोबोट है जो दिन रात लगातार काम करने में सक्षम है? अब से रोहित ने किसी भी व्यावसायिक यात्रा को सीधे तौर पर अस्वीकार करने का फैसला किया, भले ही वह छुट्टी के लिए हो। हाल ही में उसके भाग दौड़ को देखते हुए यात्रा उसे सूट नहीं करती थी। जयपुर शहर में रहना, जहां वर्तमान में कोई अलौकिक घटना नहीं हो रही थी, सबसे सुरक्षित विकल्प था। अध्याय 320 एक अलग तरह का जवाब। तुम एक यात्रा पर इतने लंबे समय तक क्यों गए थे? 5 या 6 दिन हो गए हैं और तुमने मेरे भेजे गए संदेशों का जवाब भी नहीं दिया। जैसे ही रोहित घर लौटा उसने आलिया की शिकायत भरी आवाज़ सुनी। उसने देखा कि आलिया एक छोटी बाजू की शर्ट पहने हुए थी, सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, जहां जयपुर शहर में हुई विभिन्न घटनाओं के बाद की खबरें अभी भी फिर से चलाई जा रही थीं। वापस आते समय कुछ हुआ, लगभग बच नहीं पाया। रोहित लापरवाही से बैठ गया और आराम से कहा। आलिया उसके बगल में दब गई, घबराकर पूछ रही थी, क्या हुआ? और क्या हो सकता था? बेशक, मैं एक और अलौकिक मुठभेड़ में भाग गया, बिना एहसास के एक प्रेत कार में चढ़ गया, उसमें कई प्रेत आत्माएं बैठी थीं और मैं उनके साथ आधी रात तक रहा। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली। कई प्रेत आत्माएं? आलिया डरकर उछल पड़ी। क्या यह इतना भयानक था? जितना तुम कल्पना कर सकती हो उससे कहीं ज्यादा डरावना। भाग्यशाली तुम नहीं थी कि मेरे पीछे पड़ी रही। सभी यात्री, 20 से अधिक जो मेरे साथ चढ़े थे, वे सभी मर गए। मैं उन्हें बचा नहीं सकता था, रोहित ने कहा। चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। घर पर क्या चल रहा है? तुम हमेशा यहाँ क्यों रहती हो? मैंने तुम्हें काम पर जाते हुए नहीं देखा। उसके शब्दों पर आलिया को तुरंत डर की ठंडक महसूस हुई। फिर उसने कहा, बिक्री विभाग बंद हो गया है। मैं अब बेरोजगार हूँ। क्या तुमने राष्ट्रपति श्रवण को नहीं बताया था कि हम अब ये संपत्ति नहीं बेच रहे हैं? मानसी का क्या वह चली गई? रोहित ने अचानक पूछा। बेशक, जब तुम यहाँ नहीं थे तो वह चली गई। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा के लिए तुम्हारा यहाँ इंतजार करने वाली थी। आलिया ने संदेह से पूछा, तुम उस मानसी की इतनी परवाह क्यों करते हो? मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हें कभी मेरे लिए कोई चिंता दिखाते हुए नहीं देखा।
क्या तुम उस महिला पर फिदा हो गए हो? रोहित ने शांति से कहा, मैं जयपुर शहर में एक कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा था और मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत थी। उसने एक अलौकिक घटना का अनुभव किया था जिसने उसे एक काफ़ी अच्छा उम्मीदवार बना दिया। मैंने उसे अपनी सचिव के रूप में रखने का फैसला किया, इसलिए वह अब से मेरी कर्मचारियों में से एक होगी। मैं सहमत नहीं हूँ, आलिया ने सपाट मना कर दिया। अगर वह तुम्हारी सचिव होगी तो मैं क्या करूँगी? क्या तुम एक लेखाकार नहीं हो? स्वाभाविक रूप से तुम वित्त का प्रबंधन करोगी। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली। आलिया ने उसकी बाँह पकड़ी, नखरे करते हुए, नहीं, उसे नौकरी से निकाल दो। मैं तुम्हारी सचिव बनूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, अगर मैं तुम्हारी सचिव नहीं बनती हूँ तो ये बहुत बर्बादी है। इसके अलावा सचिव वास्तव में सेक्सी कपड़े पहन सकती हैं। मैं बहुत अच्छी लगूंगी और जब हम बाहर जाएंगे तो दूसरे निश्चित रूप से तुमसे ईर्ष्या करेंगे। साथ ही जब कुछ नहीं करना होगा तो मैं कभी भी तुम्हारी मेज के नीचे छिप सकती हूँ। क्या तुम फिर से केशव के कंप्यूटर को देख रही थी? रोहित ने उसकी ओर सिर झुकाते हुए पूछा। आलिया ने चारों ओर देखा, फिर झुक गई और उसके कान में फुसफुसाई, यह एक नई श्रृंखला है जो केशव को मिली है। ये बहुत रोमांचक है। मैंने इसे कॉपी कर लिया, हम इसे बाद में एक साथ देख सकते हैं। मैंने इसे पहले देखा है। तुम इसे खुद देख सकती हो, मुझे कुछ काम है। मुझे पुराने हवेली की यात्रा करने की ज़रूरत है। रोहित खड़ा हुआ। तुरंत आलिया ने मुंह फुला लिया, उसकी आंखें एक उदास नज़र से भर गईं क्योंकि उसने रोहित को देखा। उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे मेहनती प्रेमिका है जिसे रोहित द्वारा लगातार उपेक्षित किया जाता है। या तो वह वास्तव में अलग है या वह समलैंगिक है, उसने द्वेषपूर्वक सोचा जैसे ही उसने उसकी घटती हुई पीठ को देखा। भले ही तुम समलैंगिक हो, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। आज तुम मुझे नज़रअंदाज करते हो, कल मैं तुम्हें मेरे बिना नहीं रहने दूंगी। मैं इस जीवनकाल के लिए तुम पर टिकी हूँ। मानसी की तुलना में रोहित का आलिया पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जल्द ही रोहित एक बार फिर पुराने हवेली में आया, अपने साथ एक कलम और एक छोटी नोटबुक लाया। उसने प्रेत मंत्रिमंडल के रहस्य को जानने के लिए हवेली के मूल मालिक के तरीकों की नकल करने की योजना बनाई। वह चीन गणराज्य काल के पुराने हवेली में आसानी से पहुंचा। हालांकि जिन दिनों वह दूर था उस जगह पर निर्माण फिर से शुरू हो गया था। पुराने हवेली को छिपाने के लिए एक मंदिर बनाने की तैयारी में नींव खोदी जा रही थी। काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति श्रवण था। चाचा श्रवण, रोहित ने विनम्रता से बुलाया। मुड़कर श्रवण ने रोहित को देखा और तुरंत मुस्कुराया। भाई रोहित, तुम्हारा समय एकदम सही है। कल ही सुरक्षा आश्रय समाप्त हो गया था। बाद में देखना चाहते हो? ये पहले ही हो गया। ये तेज था? रोहित ने पूछा। ये वास्तव में धीमा माना जाता है। मैंने 24 घंटे काम करते हुए 3 शिफ्टें नॉन स्टॉप चलाईं। अगर पिछली घटना के बाद श्रमिकों को काम पर रखने में कठिनाई नहीं होती तो ये बहुत पहले खत्म हो गया होता। अभी हम लॉन बिछा रहे हैं, हरियाली लगा रहे हैं, अंदरूनी हिस्सों को फिट कर रहे हैं, लेकिन समग्र निर्माण पूरा हो गया है। मैंने गणना की है कि सभी उपकरणों के काम करने के साथ सामान्य परिस्थितियों में ये 50 लोगों को बनाए रख सकता है। श्रवण ने ईमानदारी से कहा, 5 उंगलियां उठाते हुए। रोहित ने टिप्पणी की, क्या ये थोड़ा तंग नहीं होगा? 50 लोगों को समायोजित करने वाला एक छोटा कमरा, वह किस तरह की भीड़ होगी? अगर यह आराम के लिए होता तो निश्चित रूप से यह पर्याप्त नहीं होता, लेकिन अगर यह आश्रय लेने के लिए है तो हम नखरे नहीं कर सकते, श्रवण ने कहा। हालांकि सुरक्षा घर छोटा है, इसके बाहर एक भूमिगत बनकर भी जुड़ा हुआ है जिसमें 300 वर्ग मीटर का एक बड़ा स्थान है जो 4 मंजिलों तक फैला हुआ है। 50 लोग न केवल वहां रह सकते हैं बल्कि बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने 3 सुरक्षा मार्ग, एक आपातकालीन निकास और एक आपूर्ति भंडारण कक्ष खोदा है। हालांकि सुरक्षा घर के बाहर बनकर की सुरक्षा उतनी अधिक नहीं है। मैंने दीवारों पर केवल सोने की पत्ती की एक परत और सोने के रंग की एक कोटिंग लगाई है जो सुरक्षा घर की दृढ़ता और विश्वसनीयता की तुलना नहीं कर सकती है। सुनने के बाद रोहित श्रवण के निर्माण और व्यवस्थाओं की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सुरक्षा घर उनके प्रयासों से परिपूर्ण बना दिया गया था। रोहित को यकीन था कि वह खुद इतना अच्छा नहीं कर सकता था। अपने पूरे परिवार के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए श्रवण वास्तव में सब कुछ कर रहा था। मुझे चाचा श्रवण के काम पर भरोसा है और मुझे वास्तव में कभी सुरक्षा घर पर एक नज़र डालनी चाहिए। वैसे केशव कहाँ है? ऐसा लगता है कि मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है, रोहित ने पूछताछ की। केशव का उल्लेख करते हुए श्रवण ने छींटाकशी की। उस बच्चे ने पिछली बार मुझसे पलटकर बात की और मैंने उसे रेत के साथ खेलने के लिए एक और निर्माण स्थल पर भेज दिया।
अगर मैं उसे सख्त नहीं करता तो वह समाज में अपने दम पर कैसे खड़ा होगा। ये सुनकर रोहित को पता था कि केशव ने फिर से श्रवण को नाराज किया होगा। चलो आज श्रमिकों को आधा दिन की छुट्टी देते हैं, मुझे पैतृक घर में जाना है और अगर लोगों ने देखा तो यह अच्छा नहीं होगा, उसने थोड़ी देर बाद जोड़ा। मैंने उस घर को चेतावनी टेप से घेर दिया है और कोई भी श्रमिक अंदर नहीं जा रहा होना चाहिए, इसलिए इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। श्रवण ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी जब उसने रोहित के चेहरे पर गंभीर भाव देखा और तुरंत समझा, तुम सही हो, श्रमिकों को आराम करने दो, वे कल काम पर वापस जा सकते हैं। रोहित को लोगों द्वारा देखे जाने की चिंता नहीं थी, बल्कि यह कि प्रेत मंत्रिमंडल को स्थानांतरित करने से एक अलौकिक घटना शुरू हो सकती है। वह खुद डरता नहीं था, लेकिन श्रमिकों को अनावश्यक रूप से शामिल करना सही नहीं होगा। जल्द ही श्रवण ने फोरमैन को काम रोकने के लिए सतर्क किया और श्रमिकों ने जल्दी से जगह खाली कर दी। कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? उसने सावधानी से पूछा एक बार जब सब चले गए थे। रोहित ने कहा, कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कुछ आता है तो मैं इसे संभाल सकता हूँ। चाचा, श्रवण आराम कर सकते हैं, बस सुरक्षित रहना बेहतर है, खासकर जब से हम इतने करीब हैं। मुझे डर है कि कुछ चीजें प्रभावित हो सकती हैं। ये सच है, सुरक्षा पहले, फिर मैं भाई रोहित को और परेशान नहीं करूंगा। श्रवण अच्छी तरह से जानता था कि पुराने घर में कुछ चीजें थीं जो वर्जित थीं, अन्यथा रोहित जैसा व्यक्ति इतनी बार इसमें प्रवेश नहीं करता। रोहित ने सिर हिलाया। एक बार जब श्रवण और अन्य लोग चले गए तो उसने पुराने घर में फिर से प्रवेश किया। वह प्रेत क्षेत्र का उपयोग करके चीन गणराज्य युग के घर की दूसरी मंजिल की दीवार के माध्यम से सीधे गुजरा। वह बिना किसी परेशानी के दूसरे गुप्त कमरे में पहुंचा। गुप्त कमरा खाली था सिवाय एक पुराने लकड़ी के मंत्रिमंडल के केंद्र में खड़े होने के। मंत्रिमंडल के दरवाजे कसकर बंद थे और लकड़ी की जाली के माध्यम से एक मोटा अंधेरा अंदर को ढंके हुए देखा जा सकता था, स्याही के रूप में घना, जो भी अंदर था उसे स्पष्ट कर रहा था। रोहित ने अपने फोन की रोशनी चालू की और उसे अपने बगल में रखा, फिर कागज और कलम निकालकर एक ही सवाल लिखा, तुम कौन हो? उसने कागज का टुकड़ा फाड़ दिया और सावधानी से उसे मंत्रिमंडल के दरवाजे में खिसका दिया। उसके तर्क के अनुसार प्रक्रिया सही होनी चाहिए, इसे ऊपर लकड़ी के मंत्रिमंडल के दरवाजे में खिसकाते हुए। लेकिन इससे पहले कि कागज पूरी तरह से दरवाजे की सीवन में डाला जा सके, रोहित ने तुरंत महसूस किया जैसे दूसरी तरफ कुछ ने कागज को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अंदर खींचना शुरू कर दिया। खिंचाव इमेंस था, फिर भी अजीब तरह से पतली पर्ची फटी नहीं। रोहित ने जल्दी से जाने दिया। कागज मंत्रिमंडल के दरवाजे के अंदर अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन 10 सेकंड से भी कम समय में कागज फिर से मंत्रिमंडल के दरवाजे के नीचे से बाहर गिर गया, अजीब तरह से। रोहित ने जो सवाल लिखा था उसके अलावा उसके नीचे एक काला मुड़ा हुआ चरित्र दिखाई दिया, प्रेत। एक साथ रखा गया, ये पढ़ा गया, तुम कौन हो? जवाब था, प्रेत। एक और विसंगति, जैसे ही रोहित ने प्रेत के लिए टेढ़े शब्द को देखा, एक अकथनीय ठंडक उसके माध्यम से दौड़ गई। प्रेत मंत्रिमंडल के अंदर की इकाई वास्तव में उसके सवाल का जवाब दे सकती थी। यह मानव त्वचा से बने एक असामान्य प्रकार के चर्मपत्र की तरह था। अध्याय 321 प्रेत मंत्रिमंडल के साथ संवाद। प्रेत मंत्रिमंडल के पिछले मालिक द्वारा छोड़े गए सुरागों ने रोहित को कुछ याद दिलाया। हालांकि ये अनुस्मारक महत्वहीन थे, लेकिन उन्होंने उसे गतिरोध को तोड़ने और प्रेत मंत्रिमंडल को समझना शुरू करने में सक्षम बनाया। प्रेत टिल्ड कागज पर एक काला उलझा हुआ चरित्र एक अशुभ आभा प्रकट करता था, और यह स्पष्ट नहीं था कि यह किससे लिखा गया था। ये कल्पना करना कठिन था कि प्रेत मंत्रिमंडल के अंदर कुछ ने वास्तव में रोहित को जवाब दिया। क्या ये चीज वास्तव में संवाद कर सकती है? रोहित ने जमीन से कागज उठाया, उसे फिर से देखा और कुछ भी खास नहीं पाया। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी, यहाँ तक कि अगर यह मानव त्वचा का कागज था तो वह गारंटी नहीं दे सकता था कि इसमें संवाद करने की क्षमता है। मानव त्वचा का कागज धारक के लिए मार्गदर्शन जैसा अधिक था, और क्या ये संवाद कर सकता था, यह एक सवाल बना रहा। लेकिन उसके सामने की चीज ने पूरी तरह से किसी प्रकार की सीमा को तोड़ दिया था, सक्रिय रूप से जवाब दे रहा था। उसने पिच ब्लैक मंत्रिमंडल के दरवाजों के अंदर घूर कर देखा। एक अकथनीय जिज्ञासा ने उसे मंत्रिमंडल के दरवाजे खोलने और एक नज़र डालने की इच्छा महसूस कराई। लेकिन पिछली बार उसका अवलोकन मंत्रिमंडल के दरवाजों के भीतर आंखों की जोड़ी ने रोहित को सतर्क कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस मंत्रिमंडल के अंदर एक प्रेत आत्मा थी। वह निश्चित नहीं था कि मंत्रिमंडल के दरवाजे खोलने से प्रेत आत्मा बाहर निकल जाएगी या नहीं।
केवल मेरी जिज्ञासा के कारण मंत्रिमंडल के दरवाजे खोलना और किसी प्रकार के संतुलन को बाधित करना समझदारी नहीं है। चूंकि इस चीज को यहाँ रखा गया है और 100 साल से अधिक समय तक बरकरार रखा गया है, चलो इसे वैसा ही छोड़ देते हैं। हालांकि चूंकि चीज ने जवाब दिया है, इसका मतलब है कि मैं किसी प्रकार का संवाद जारी रख सकता हूँ। रोहित ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक अलग कागज के टुकड़े पर एक और वाक्य लिखा, क्या तुम मुझसे संवाद कर सकते हो? ये सवाल थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। उसने एक पल के लिए सोचा, कागज को फाड़ दिया, उसे एक गेंद में कुचल दिया और एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने फिर से सोचा और एक नया सवाल लिखा, क्या तुम मुझे पिंकू को ढूंढने में मदद कर सकते हो? उसने बहुत सारे अप्रासंगिक सवाल नहीं पूछे, बल्कि सीधे अपना उद्देश्य बताया। अगर यह वास्तव में एक प्रेत आत्मा थी, तो यह एक सीधा प्रयोग करने का एक अच्छा तरीका होगा। सवाल लिखने के बाद रोहित ने कागज को वापस मंत्रिमंडल के दरवाजों में भर दिया। ठीक पहले की तरह, जैसे ही कागज आधा अंदर गया, अंदर से एक बल ने उसे छीन लिया और वह तुरंत गायब हो गया। 10 सेकंड से भी कम समय बाद कागज मंत्रिमंडल के निचले हिस्से में दरार से गिर गया। रोहित ने इसे उठाया और उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसके सवाल के नीचे काली स्याही में उलझा हुआ एक वाक्य था, मुझे आंखें दो, मैं तुम्हें पिंकू देता हूँ। आंखों से इसका मतलब निश्चित रूप से उसकी अपनी नहीं था। ये प्रेत आंखों का जिक्र कर रहा था। प्रेत मंत्रिमंडल का मतलब था कि वह पिंकू के लिए उसकी प्रेत आंखों का व्यापार करना चाहता था। ये प्रेत वाली चीज, जैसा कि अपेक्षित था, निपटना आसान नहीं है। पहली आवश्यकता मेरी प्रेत आंखों के लिए है, ये व्यवहारिक रूप से मेरी जान मांग रहा है। मूल मालिक ने कभी इसे पीछे छोड़ने के बारे में कैसे सोचा? ऐसी अजीब और भयानक चीज को 10,000 मीटर भूमिगत दफन कर दिया जाना चाहिए, कभी भी फिर से सतह पर नहीं आना चाहिए, रोहित ने मन ही मन शाप दिया। लेकिन फिर, जैसा कि उसने अपने हाथ में वाक्य को देखा, उसने कुछ बारीकियों को देखा। संदेश में कहा गया है, मुझे आंखें दो, मैं तुम्हें पिंकू देता हूँ। इसने यह नहीं कहा कि यह तुम्हें बताएगा कि पिंकू कहाँ था, लेकिन ये कि यह तुम्हें पिंकू देगा, जिसकी यादों को एक प्रेत आत्मा द्वारा बदला गया होगा या जिस पर एक प्रेत आत्मा का कब्जा भी हो सकता है। अगर ऐसा व्यापार सफल होना था, तो पिंकू को कैसे दिया जाएगा? ये सोचने लायक सवाल था। और अगर पिंकू अब एक प्रेत आत्मा था, तो प्रेत मंत्रिमंडल सीधे उसके पास घूमते हुए एक प्रेत आत्मा को कैसे पहुंचा सकता था? वह दूसरा सवाल था, क्योंकि रोहित के विचार में प्रेत मंत्रिमंडल में शर्त को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी कारक की कमी थी। जब तक मैं एक व्यापार का प्रयास नहीं करता, रोहित ने शांति से विचार किया और एक जवाब के साथ आया। बेशक इस प्रयास में उसकी अपनी प्रेत आंखों का व्यापार शामिल नहीं होगा। इसके बजाय वह सवाल बदल देगा ये देखने के लिए कि क्या व्यापार की सामग्री तदनुसार बदल जाएगी। अगर ऐसा होता है, तो उसे यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या नई शर्तें उसकी सहनशीलता के भीतर आती हैं। जब तक यह उसकी सहनशीलता के भीतर था, रोहित तब प्रेत मंत्रिमंडल के साथ एक विनिमय शुरू कर सकता था। कुछ विचार के बाद रोहित ने एक बहुत ही सरल अनुरोध लिखा, मुझे एक कटोरी फ्राइड राइस चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे एक कटोरी खून दो, मैं तुम्हें फ्राइड राइस देता हूँ। कागज को अंदर भरने के बाद जवाब पाने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा। उसके सवाल के नीचे मुड़े हुए काले अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी, एक कटोरी खून। वास्तव में शर्त बदल गई और अनुरोध भी बदल गया। मैंने सबसे सरल अनुरोध प्रस्तावित किया और चीज ने अभी भी जवाब दिया। लेकिन क्या मुझे वही करना चाहिए जो वह कहता है? रोहित ने फिर से विचार किया। अगर वह प्रेत मंत्रिमंडल के रहस्यों को समझना चाहता था, तो उसे ऐसा व्यापार पूरा करना होगा जब तक कि वह इस अजीब घटना की खोज को छोड़ने का विकल्प नहीं चुनता। लेकिन हार मानना वह कुछ नहीं था जो वह करने को तैयार था, क्योंकि रोहित को एक सहज ज्ञान था कि इस चीज में एक आश्चर्यजनक मूल्य होना चाहिए, प्रेत दर्पण से भी अधिक महत्वपूर्ण। मुझे इसे आजमाना चाहिए। एक प्रेत नियंत्रक का रास्ता एक तरफा यात्रा है, कोई पीछे मुड़ना नहीं है। या तो इसे बहादुरी से जारी रखो या आधे रास्ते में मर जाओ। मुझे यथासंभव अधिक से अधिक रहस्यों को समझना चाहिए, और कोई भी चीज जो मेरी मदद कर सकती है, उसे खोजा और समझा जाना चाहिए, ठीक मानव त्वचा के कागज की तरह, रोहित बुदबुदाया। मानव त्वचा के कागज के बिना रोहित स्कूल में पहले ही मर चुका होता, हुंगगांग गांव की घटना का तो जिक्र ही नहीं। हालांकि इस व्यापार की शर्तों में एक बड़ा जाल है, ये सिर्फ एक कटोरी खून मांगता है, ये निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह मेरा खून होना चाहिए, या यहाँ तक कि मानव खून भी, उसने बताया। रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, बार बार जवाब पर विचार करते हुए, और कुछ तथाकथित उपभोक्ता जाल खोजे।
अगर कोई साधारण व्यक्ति इस जवाब को देखता तो वे शायद मुंह बनाते और खून निकालने के लिए अपनी कलाई काटते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे सीधे जाल में गिर सकते थे। कोशिश करने के लिए एक कटोरी सुअर का खून या चिकन का खून लाओ, वह सुरक्षित होना चाहिए, रोहित ने सोचा और तुरंत इस साहसी प्रयोग को करने के लिए दूसरे गुप्त कमरे को छोड़ दिया। उसे विश्वास था कि अरूप गुप्ता भी ऐसा ही करेंगे। सबसे बड़ी मात्रा में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे रूढ़िवादी साधनों का उपयोग करें, जिससे किसी भी भविष्य की घटना के लिए सही योजना तैयार की जा सके। चलो बाजार चलते हैं। वैसे निकटतम बाजार कहाँ है? रोहित ने जोर से सोचा जैसे ही वह पड़ोस की सड़क पर चल रहा था, एक कटोरी खून खरीदने के लिए ड्राइव करने की तैयारी कर रहा था। भौंक भौंक। जैसे ही वह पड़ोस में एक जंक्शन से गुजरा, पास की हरियाली से एक बड़ा कुत्ता फूट पड़ा, लगातार उस पर भौंक रहा था। ये किसका कुत्ता है? क्या वे नहीं जानते कि पड़ोस में बड़ी नस्लों पर प्रतिबंध है? मुझे परवाह नहीं है कि क्या यह मुझे काटता है, लेकिन क्या होगा अगर यह किसी बच्चे को काटता है? रोहित चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यह एक गैर जिम्मेदार मालिक होना चाहिए जिसने पड़ोस में प्रबंधन की कमी को देखते हुए अपने कुत्ते को स्वतंत्र घूमने देने का विकल्प चुना। भौंक भौंक। बड़ा वुल्फहाउंड और भी आक्रामक हो गया, जैसे किसी भी पल रोहित पर हमला करने के लिए तैयार हो। रोहित गहरे विचार में अचानक अपने रास्ते पर रुक गया, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। एक कटोरी खून, कुत्ता, हाँ, बाजार जाने की जहमत क्यों उठाएं? रोहित तेजी से मुड़ा, उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसने कुत्ते को घूर कर देखा। वुल्फहाउंड, जो पहले अपने दांत दिखा रहा था और भयंकर दिख रहा था, उस क्षण खतरे को महसूस करता हुआ लग रहा था। 2 बार कराहता है और भागने के लिए मुड़ता है। थोड़ी देर बाद रोहित मुस्कुराते हुए दूसरे गुप्त कमरे में चला गया। उसके हाथ में कुत्ते के खून का एक कटोरा था। जैसे ही वह अंदर आया, प्रेत मंत्रिमंडल ने आवाज करना शुरू कर दिया। प्रेत मंत्रिमंडल पर मंत्रिमंडल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा चले गए हों। रोहित की पलकें फड़क उठीं और उसकी अभिव्यक्ति चिंतित हो गई। उसने हमेशा सोचा था कि प्रेत मंत्रिमंडल को खोला नहीं जा सकता है, इसलिए उसने कभी भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की थी। अप्रत्याशित रूप से ये खुद ही खुल सकता था। क्या प्रेत मंत्रिमंडल मुझे इस कटोरी खून को अंदर रखने का संकेत दे रहा है? उसने सोचा, सावधानी से थोड़ी देर के लिए अवलोकन करते हुए। एक बार जब दरवाजे खुल गए तो कोई अचानक घटना या खतरा नहीं देखा गया। उसने मामले के सार का अनुमान लगाया। ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले कागज के साथ किया था, उसने कुत्ते के खून के कटोरे को खुले मंत्रिमंडल के दरवाजे की ओर सावधानी से बढ़ाया। कटोरे का दूसरा सिरा धीरे धीरे मंत्रिमंडल के अंधेरे में गायब हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, किसी भी पल वापस खींचने के लिए तैयार था। जैसे ही कटोरे का 1/3 से भी कम हिस्सा अंधेरे में गायब हो गया था, रोहित ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ ने कटोरे के दूसरे सिरे को पकड़ लिया है। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। कटोरे का अधिकांश हिस्सा मंत्रिमंडल के दरवाजे के सामने हवा में तैरता रहा, फिर धीरे धीरे मंत्रिमंडल में खींच लिया गया, पल भर में दृष्टि से गायब हो गया। चरमराहट टिल्ड। पुराने मंत्रिमंडल के दरवाजों की आवाज कमरे में गूंजती है। प्रेत मंत्रिमंडल के शीर्ष पर दरवाजे बंद हो गए। साथ ही प्रेत मंत्रिमंडल के निचले दरवाजे खुल गए। रोहित ने देखा कि निचला हिस्सा काफी सामान्य लग रहा था। ये सिर्फ एक साधारण मंत्रिमंडल खंड था जिसमें लकड़ी के किनारे थे, विरल रूप से चित्रित। अंदर कोई अंधेरा या भयानक उपस्थिति नहीं थी, जो ऊपरी खंड के विपरीत एक स्पष्ट विपरीत पैदा करता था। लेकिन जिसने उसे असहज कर दिया वह था निचले आधे हिस्से के अंदर अंडे का फ्राइड राइस का एक कटोरा था, जो अभी भी भाप दे रहा था और एक नमकीन सुगंध उत्सर्जित कर रहा था। यह अंडे का फ्राइड राइस का कटोरा यहाँ कैसे आया? रोहित गहरे विचार में पड़ गया। 100 साल पुराने लकड़ी के अलमारी ने अंडे के फ्राइड राइस के एक कटोरे के लिए खून का एक कटोरा बदल दिया था, और यह अभी भी गर्म था। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। रोहित ने अंडे के फ्राइड राइस के कटोरे को बाहर निकाला, जिसका उद्देश्य वस्तु की प्रामाणिकता को सत्यापित करना था, लेकिन फिर उसने फ्राइड राइस पकड़े हुए प्लेट के नीचे कागज का एक टुकड़ा पाया। कागज पर शब्दों की एक पंक्ति लिखी हुई थी, अलमारी को बाहर ले जाने में मेरी मदद करो। अध्याय 322 अनंत लूप व्यापार नियम। इसका क्या मतलब है? रोहित ने नोट को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने अंडे के फ्राइड राइस के एक कटोरे के लिए कुत्ते के खून का एक कटोरा बदल लिया था। उसके पिछले कटौती के आधार पर उसने जाहिरा तौर पर प्रेत आत्मा के साथ सौदा पूरा कर लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही प्रेत मंत्रिमंडल ने उसे एक नई मांग पेश की। प्रेत मंत्रिमंडल को बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। क्या इसका मतलब इस गुप्त कमरे से बाहर या इस प्राचीन घर से बाहर?
अपने हाथ में नोट को घूरते हुए रोहित के दिमाग में एक और विचार आया, मुझे प्रेत मंत्रिमंडल के अनुसार क्यों करना चाहिए? क्या होगा अगर इसे स्थानांतरित करने से अनियंत्रित खतरा पैदा होता है और मैं खुद को नुकसान पहुंचाता हूं? क्या होगा अगर मैं इसकी मांग को नज़रअंदाज करता हूं? उसने महसूस किया कि उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए। शायद अगर रोहित प्रेत मंत्रिमंडल को बाहर निकालता तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर वह इसके रहस्यों को जानने का अवसर खो देता। उसे प्रेत आत्माओं के साथ अपनी बातचीत को कम करना होगा, बहुत बार संपर्क अनिवार्य रूप से खुद पर दुर्भाग्य लाएगा। उस विचार के साथ रोहित ने कुछ भी नहीं करने का फैसला किया और प्रेत मंत्रिमंडल कैसे प्रतिक्रिया देगा इसका निरीक्षण किया। तो अब उसने प्रेत मंत्रिमंडल को गुप्त कमरे से बाहर निकालने से इनकार कर दिया। प्रेत मंत्रिमंडल में बदलावों पर नजर रखते हुए उसने अपने हाथ में अंडे के फ्राइड राइस का भी निरीक्षण किया। उसने उसे सूंघा, उसकी महक स्वादिष्ट थी लेकिन बेशक रोहित ने इसे खाने की हिम्मत नहीं की। अंडे के फ्राइड राइस के एक कटोरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये केवल एक प्रयोग का परिणाम था जिसे बाद में निपटाया जाना था। गुप्त कमरे से प्रेत मंत्रिमंडल को बाहर निकालने से इनकार करने के बाद 10 मिनट बीत चुके थे। सब शांत था, कुछ नहीं हुआ था। प्रेत मंत्रिमंडल के अनुरोध को अस्वीकार करने से कोई खतरा नहीं आया। फिर भी रोहित ने सावधानी से थोड़ी देर और रहने का फैसला किया। उसके जाने के तुरंत बाद उसकी पीठ के पीछे कुछ गलत होना अच्छा नहीं होगा। हालांकि और 5 मिनट बीत गए। कुल मिलाकर वह 1/4 घंटा होना चाहिए, 15 मिनट। उस क्षण रोहित की नज़रें तेज हो गईं, मंत्रिमंडल के दरवाजे की दरार पर टिकी हुई थीं। स्कारलेट ताज़े खून की एक धारा धीरे धीरे अंदर से रिसना शुरू हो गई, बाहर की ओर अधिक से अधिक फैल रही थी। खून की एक तीखी गंध गुप्त कमरे में फैल रही थी। क्या प्रेत मंत्रिमंडल खून रिस रहा था? क्या ये कुत्ते का खून था जिसे मैंने पहले डाला था जो पलट गया था? रोहित ने पहले के कुत्ते के खून के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत विचार को खारिज कर दिया। खून का रंग कुत्ते के खून से अलग था। यह मोटा, सुस्त और गहरा था, जैसे कि ये दिनों से सड़ रहा हो, और रिसाव की मात्रा कुत्ते के खून के एक कटोरे से कहीं अधिक थी। जैसे ही खून नीचे बहता गया, इसने धीरे धीरे लकड़ी के मंत्रिमंडल को दाग दिया और फर्श पर फैल गया, एक जगह पर जमा हो गया और बाहर की ओर फैल गया। इसके अलावा दरवाजे की दरारों से अधिक खून रिस रहा था। शुरू में ये सिर्फ निचला अंतर था, लेकिन अब शीर्ष के साथ कई अंतराल खून बह रहे थे। नहीं, ये सही नहीं था। यह मंत्रिमंडल नहीं था जो खून बह रहा था, ये पुरानी लकड़ी थी जो खून की बूंदों को बहा रही थी। 3 मिनट से भी कम समय में एक बार फीका और पुराना मंत्रिमंडल एक मंद, गहरा लाल लकड़ी का मंत्रिमंडल बन गया था। यह ऐसा था जैसे खून ने इसे वार्निश का एक नया कोट चित्रित किया हो। ये चीज़ बुरी है। मूल मालिक की सतर्कता बिना कारण नहीं थी। रोहित की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई क्योंकि उसने सोचा कि क्या अगर वह प्रेत मंत्रिमंडल को गुप्त कमरे से बाहर निकालता और उसकी मांगों का पालन करता तो अजीब घटनाएं बंद हो जातीं। क्या होगा अगर वह मना करना जारी रखता? उसने निरीक्षण करना जारी रखा। वह बता सकता था कि हालांकि ताज़ा खून भयानक लग रहा था, ये वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसे इसके बारे में कुछ भी भयानक महसूस नहीं हुआ। ये रोनी के पास प्रेत खून जैसा नहीं था जो अन्य प्रेत आत्माओं को दबा सकता था। इस प्रकार उसके पास प्रेत मंत्रिमंडल को इस तरीके से बदलते रहने देने का साहस था। अन्य जो प्रेत आत्माओं को नियंत्रित करते हैं, वे कभी भी अजीब वस्तुओं को इस तरह से पुनर्जीवित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। रोहित हालांकि कुशल और बहादुर दोनों थे, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक प्रेत मोमबत्ती ले जा रहा था और उसे विश्वास था कि वह किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। रोहित ने प्रेत मंत्रिमंडल पर नजर रखते हुए समय बीतता रहा। 1/4 घंटा बीत गया। खून पहले ही फर्श को भर चुका था और जमा हो रहे खून की मात्रा कई सेंटीमीटर ऊंची थी। अगर इसे अनियंत्रित जारी रखा गया तो प्रेत मंत्रिमंडल से रिसता हुआ खून पूरे गुप्त कमरे को भरने में सक्षम लग रहा था। क्या यही कारण है कि कमरे को सील कर दिया गया था, ताकि बहते हुए खून को भागने से रोका जा सके? लेकिन फिर एक दूसरा बदलाव हुआ। जैसे ही खून धीरे धीरे मंत्रिमंडल के 4 पैरों को डुबोता गया, निचले दरवाजे ने एक पुरानी चरमराहट की आवाज़ निकाली और धीरे धीरे खुलने लगा। निचले दरवाजे की खुली जगह से एक सूजा हुआ और भयानक हाथ उभरा, जो इसे और खोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि इस सूजे हुए हाथ के मालिक का इरादा अंदर से बाहर आने का था। रोहित के लैसे फे दृष्टिकोण के तहत दरवाज़ा अब एक छोटे से अंश से खुला था। अंदर से काले बालों की लंटें लटक रही थीं, गीली और टपकती हुई, जैसे उन्हें अभी अभी पानी से खींचा गया हो।
उस आंशिक रूप से खुले दरवाजे से झांकते हुए रोहित देख सकता था कि अंदर खाली नहीं था, लेकिन कसकर भरा हुआ था, कोई जगह नहीं छोड़ रहा था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एक पानी में भीगी हुई, सूजी हुई लाश, विशेष रूप से एक महिला की, क्या लगती थी? प्रेत आत्मा। एक प्रेत आत्मा अप्रत्याशित रूप से मंत्रिमंडल के नीचे प्रकट हुई थी। रोहित का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। वह जानता था कि स्थिति में और जटिलता होनी चाहिए। अगर उसने प्रेत मंत्रिमंडल की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया तो अनियंत्रित घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। पहले 15 मिनट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब वे बीत गए तो उससे खून रिसना शुरू हो गया। खून हानिरहित था, फिर भी अजीब तरह से अजीब था। यह एक चेतावनी के रूप में काम करता हुआ लग रहा था। दूसरे 15 मिनट की खिड़की में, एक बार जब चेतावनी समाप्त हो गई और रोहित ने अभी भी प्रेत मंत्रिमंडल को बाहर नहीं निकाला था, तो नीचे मंत्रिमंडल के दरवाजे में एक प्रेत आत्मा दिखाई दी जो इसे खोलने और उभरने की कोशिश कर रही थी। सूजी हुई, पानी से भरी लाश के बाहर आने का अनुमानित परिणाम या तो रोहित के साथ हिसाब बराबर करना, उसे मारना, या प्रेत मंत्रिमंडल का संतुलन टूट जाएगा, जिससे प्रतिशोध लेने वाली प्रेत आत्मा के पुनरुत्थान जैसी स्थिति पैदा होगी। दोनों ही परिदृश्य अच्छे नहीं होंगे। और यह सिर्फ आधा घंटे की देरी थी जिसने एक प्रेत आत्मा को प्रकट किया। क्या होगा अगर इसे 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन के लिए देरी हुई? क्या प्रेत मंत्रिमंडल तब और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता था? प्रयोग का उद्देश्य हासिल कर लिया गया था। रोहित को लगा कि अब विराम लगाने का समय आ गया है। उसे केवल एक प्रयोग के खातिर सीधे प्रेत आत्मा का सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं था। क्या होगा अगर मैं अब प्रेत मंत्रिमंडल को बाहर निकालता हूँ? वह देखना चाहता था कि आवश्यकता को पूरा करने से क्या परिणाम होगा। तुरंत रोहित ने धीरे धीरे खुलते हुए मंत्रिमंडल के दरवाजे और उभरने के लिए संघर्ष कर रहे शव को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने प्रेत मंत्रिमंडल के साथ खुद को सीधे प्राचीन घर से पड़ोस में एक ऊंची इमारत की छत पर ले जाने के लिए प्रेत क्षेत्र का उपयोग किया। सूरज बाहर चमक रहा था, उसकी गर्मी तीव्र थी। प्राचीन घर के अंधेरे, भयानक वातावरण के विपरीत एक स्पष्ट विपरीत था। रोहित छत पर खड़ा था, उसके बगल में अंडे के फ्राइड राइस का एक कटोरा था, लेकिन उसके सामने खून से ढका हुआ लकड़ी का मंत्रिमंडल था। अजीब तरह से, प्रेत मंत्रिमंडल को बाहर लाने के 3 सेकंड से अधिक नहीं होने पर उससे ताज़ा खून का रिसना बंद हो गया। और नीचे धीरे धीरे खुल रहा मंत्रिमंडल का दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ करता है, जैसे कि हवा के एक झोंके ने इसे खुद ही बंद कर दिया हो। यहाँ तक कि शव के नम बाल जो दरार से लटके हुए थे, वे भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। सभी अजीबोगरीबता एक पल में शांत हो गई। मैंने प्रेत मंत्रिमंडल के अनुरोध के अनुसार किया और इसलिए ये शांत की स्थिति में लौट आया है। रोहित ने एक पल के लिए विचार किया, निश्चित था कि कुछ भी अजीब फिर से नहीं होगा। फिर उसने निचले मंत्रिमंडल के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, ये देखने के लिए कि क्या सूजा हुआ, भीगा हुआ शव वास्तव में वहां था। उसने सावधानी से इसे अंदर देखने के लिए खोला। अंदरूनी हिस्सा खाली था, जैसे कि पिछली घटनाएं एक भ्रम थीं और कभी अस्तित्व में नहीं थीं। मंत्रिमंडल का दरवाज़ा अभी भी 3 लकड़ी के किनारों से घिरा हुआ था, जिसमें किसी भी शव का कोई निशान नहीं था। लेकिन रोहित जानता था कि यह एक भ्रम नहीं था, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर कुछ काले बालों के अवशेष और कुछ नम निशान थे। सभी संकेतों ने संकेत दिया कि वास्तव में एक शव वहां बस कुछ ही पल पहले था, लेकिन अब अज्ञात कारणों से गायब हो गया था। हालांकि मंत्रिमंडल से खून बहना बंद हो गया, शेष खून चिलचिलाती धूप में सूख गया और वृद्ध मंत्रिमंडल की सतह पर गहरे लाल रंग के पेंट की एक परत बना दी। प्रेत मंत्रिमंडल ऐसा लग रहा था जैसे इसे नवीनीकृत किया गया हो, जैसे कि यह 100 साल से सील की गई किसी चीज़ के दुनिया में फिर से उभरने का संकेत देता हो। धूप से गर्म कंक्रीट बोलार्ड पर बैठा रोहित ने फिर से जीवंत प्रेत मंत्रिमंडल को घूर कर देखा और गहरे विचार में पड़ गया। पहले मैंने अंडे के फ्राइड राइस के एक कटोरे के लिए एक अनुरोध लिखा था और प्रेत मंत्रिमंडल ने ताज़े खून के एक कटोरे की मांग के साथ पलटवार किया। मैंने पालन किया, अंडे का फ्राइड राइस दिखाई दिया और व्यापार पूरा हो गया। फिर प्रेत मंत्रिमंडल ने मांग की कि मैं इसे प्राचीन घर से बाहर निकालूं, एक शर्त जो अंडे के फ्राइड राइस के साथ आई थी। हालांकि मैंने मना कर दिया और प्रेत मंत्रिमंडल अप्रत्याशित हो गया। चेतावनी का 1/4 घंटा और आधे घंटे में एक प्रेत आत्मा दिखाई दी। फिर भी जब मैंने पालन किया तो प्रेत मंत्रिमंडल सामान्य हो गया। अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो यह एक अनुरोध के लिए पूरी की गई 2 शर्तें हैं, जो एक अविश्वसनीय रूप से बुरा सौदा है। रुको, इस पर विचार करते हुए क्या मैं प्रेत मंत्रिमंडल की मांगों को पूरा करने पर पलटवार की शर्तें प्रस्तावित नहीं कर सकता? अपने विचार में रोहित ने अचानक एक महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान की। ये बिंदु खोजने लायक था, शायद इसे वास्तव में स्थानांतरित करना संभव हो सकता है।
नहीं, ये सही नहीं है। अगर मैं प्रेत मंत्रिमंडल की मांगों को पूरा करता हूं और फिर प्रेत मंत्रिमंडल सफल होता है तो उसे बदले में मुझ पर शर्तें थोपनी चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि व्यापार अनिश्चित काल तक जारी रहे, कभी न रुके, और जैसे जैसे प्रक्रिया सामने आती है व्यापार का मूल्य बढ़ेगा। अब मैं केवल अंडे के फ्राइड राइस का एक कटोरा चाह सकता हूं, लेकिन शायद कुछ दर्जन ट्रेडों के बाद प्रेत मंत्रिमंडल मांग कर सकता है कि मैं दुनिया के सभी लोगों को मार डालूं। अचानक रोहित कांप उठा, मूल मालिक के अशुभ संदेश को याद करते हुए, तुम्हारे पास सब कुछ होगा और सब कुछ खो भी जाएगा, बहुत सावधान रहना। यह एक असमान व्यापार बंद था क्योंकि एक प्रेत आत्मा सब कुछ सह सकती है लेकिन इंसान नहीं कर सकते। इसलिए एक अनुरोध नहीं करके और प्रेत मंत्रिमंडल के लिए मुफ्त में काम करके रोहित का मतलब व्यापार के अनंत चक्र को बाधित करना था। अगर वह लालची होता और अनुरोध करता रहता तो व्यापार तब तक जारी रहता जब तक एक पार्टी अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। और स्पष्ट रूप से मनुष्य वंचित पक्ष होगा। नियम निष्पक्ष लग सकते हैं लेकिन मनुष्यों और प्रेत आत्माओं के बीच असमानता इस व्यापार की अनुचितता सुनिश्चित करती है। एक अनुरोध के बदले में दो शर्तें, ये प्रेत मंत्रिमंडल का असली कार्य है। वांछित वस्तु का मूल्य जितना अधिक होगा, भुगतान की जाने वाली कीमत उतनी ही अधिक होगी। रोहित ने एक लंबे विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाला।